नंबर आपका क्लियर कर देगा। जहाँ तक बहुविकल्पी में एक कभी कभी पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का नियम, पहला नियम किस पर आधारित है, और अगर अति लघु उत्तरी में पूछा जाएगा तो ये पूछ दिया जाएगा कि किरचॉफ का पहला नियम बताइए, ठीक है। और अगर दीर्घ उत्तरी में क्वेश्चन आता है तो दोनों नियम को एक्सप्लेन करने के लिए आता है, फिगर के साथ साथ एक्सप्लेन करने के लिए आता है। कभी कभी 1 से 2 या 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में ये इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाता है कि इसके फर्स्ट थ्योरम पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए या सेकंड थ्योरम पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए, तो अब आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमको पढ़ना है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम हम देखते हैं। प्रथम नियम, पहला नियम है क्या? किरचॉफ ने अपना नियम विद्युत धारा के प्रवाह को सेंटर में रख के दिया है। इन्होंने बताया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कई वायर कनेक्टेड हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 तरह के वायर यहाँ पे लिंकेड हैं। सबसे पहला वायर मान लीजिए, सपोज करिए कि ये क्या है, I1 है, इसमें धारा फ्लो हो रही है, कौन सी, I1 धारा। और यहाँ पे क्या है, I2 धारा, यहाँ पे है I2, यहाँ पे है I3, यहाँ पे है I4 एंड यहाँ पे है I5। ये क्या है, पॉइंट P है। किरचॉफ ने अपना नियम दिया है कि हमने आपसे बता दिया कि ये नियम इसलिए दिया गया है कि विद्युत धारा के प्रवाह के बारे में, कि विद्युत धारा जो होती है, पहली चीज़ विद्युत धारा फ्लो कैसे होता है। ये फ्लो होने के लिए आपको एक मॉडल पढ़ाया गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वैद्युत चालन होता है। इसकी व्याख्या कभी कभी एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछी जाती है। इसको एक बार समझ लेते हैं। वैद्युत चालन की व्याख्या क्या होती है? वैद्युत चालन होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक पदार्थ है, ये पदार्थ क्या है, ढेर सारे अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती हैं, अलग अलग कक्षाएं होती है। एक नाभिक होता है, नाभिक के बाहर की कक्षाओं में अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक पदार्थ है, जब इसकी अवस्था को चेंज किया जाता है, यानी इसकी अवस्था को चेंज करने का मतलब अवस्था परिवर्तन। जब हम अवस्था का परिवर्तन करते हैं, अवस्था परिवर्तन का मतलब ताप, दाब आदि में परिवर्तन किया जाए। यानी अगर इसको हम हीट करें, गर्म करें, या इस पर प्रेशर लगाएं, मतलब दबाव करें। जैसे अगर मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, उसके ऊपर अगर हम दबाव लगाते हैं, जैसे दबाव लगाएंगे वो फैल जाता है। फैलता इसलिए है कि इसकी जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसकी अवस्था परिवर्तन होने के बाद अपनी कक्षा को छोड़कर उसके बगल वाले परमाणु के छोटे टुकड़े होते हैं उसके पास चले जाएंगे, और जैसे उसके पास जाएंगे तो उसकी भी अवस्था को चेंज करेंगे, क्योंकि इसके पास एक एनर्जी होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर वैद्युत चालन को जब समझाया गया तो उसमें बताया गया कि जब जो इसकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इनकी अवस्था को चेंज किया जाता है तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर सबसे बाहरी कक्षा में आ जाते हैं, और ये बाहरी कक्षा में आने की वजह से इनका नाभिक से जो रिलेशन होता है वो धीरे धीरे नगण्य हो जाता है। नगण्य होने का मतलब होता है कि आपको पता है कि नाभिक पर प्लस चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है। ये दूसरे से जब नज़दीक में होते हैं तो इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे ही आकर्षण बल कार्य करता है तो ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं, तो अपनी कक्षाओं में ये लोग चक्कर लगाते हैं। लेकिन अवस्था परिवर्तन के बाद जब इनकी डिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि कूलॉम के नियम में आपको बताया गया है कि अगर दूरी का मान बढ़ेगा तो जो बल लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो, चाहे मतलब आकर्षण बल हो, और चाहे प्रतिकर्षण बल हो, दोनों कंडीशन में अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो बल का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। जब ये बाहरी कक्षा में चले जाते हैं तो बाहरी कक्षा में जाने की वजह से क्या होता है, इनका यहाँ से संबंध टूट जाता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। फ्री होने की वजह से इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनको बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही क्या करते हैं, किसी भी वायर में, किसी भी पदार्थ में वैद्युत चालन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, संभव बनाते हैं। यानी किसी भी सर्किट में वैद्युत चालन की प्रक्रिया को ये लोग संभव बनाते हैं। अब आपसे इस चीज़ से क्लियर हो गया कि ये जब रन करेगा यानी इसमें ऊर्जा होगी। अगर ये गति करता है तो गतिज ऊर्जा होगा, यानी इसमें ऊर्जा होने की वजह से क्या होता है, हम
ऊर्जा होने की वजह से ये क्या करता है, रन करता है। अब उसी नियम को समझने के लिए यहाँ पे किरचॉफ ने एक नियम दिया हुआ है कि, एक सेकेंड, यहाँ पे हमको पढ़ना है कि क्या है। किरचॉफ का पहला नियम है कि जब, जैसे इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है संधि। क्या बोलते हैं, संधि। संधि का मतलब होता है, संधि का मतलब जनरली होता है जोड़, जहाँ पर ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर ढेर सारी चीज़ों को हम जोड़ देते हैं। बोलते हैं यहाँ पे एक संधि हो गई, मतलब एक जोड़ हो गया, वहाँ पर कई सारे लोग आके इकट्ठा हो गए तो उनको बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो गई है, संधि हो गई है। तो संधि का मतलब होता है जनरली जोड़ होता है। जोड़ का मतलब क्या हुआ, तो किरचॉफ ने अपना एक नियम दिया कि किसी भी संधि, कोई भी सर्किट है, अगर वो सर्किट पे एक संधि पर कई सारे सर्किट आकर ऐड हो रहे हैं तो संधि की तरफ जो आने वाली धारा होगी वो संधि के दूर जाने वाली धारा के बराबर होगी, ये भी बोल सकते हो। दूसरी चीज़ होती है, या फिर उनका जो नियम है, देखिए एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप जिस तरीके से समझ पा रहे हो उसी तरीके से कोशिश करिए, बेहतर समझाइए। तो किरचॉफ ने अपना नियम दिया कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अब शून्य होता है इसका मतलब कैसे पता चलेगा, अब बीजगणितीय योग का क्या मतलब हुआ, जैसे ये धारा आ रही है, ये भी धारा आ रही है, लेकिन ये धारा जा रही है, ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, यानी आने वाली दो धाराएं हैं लेकिन जाने वाली तीन धाराएं हैं। तो कैसे क्लियर होगा, तो किरचॉफ का नियम है कि किसी भी संधि, कोई भी संधि हो, उस संधि पर जुड़ने वाले हर इलेक्ट्रिक वायर की जो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय का मतलब होता है, बीजगणितीय का मतलब होता है कि उनके साइन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी हम उनका साइन भी लेंगे। अब इसके लिए बताया गया है कि जितनी धाराएं संधि की तरफ आएंगी सभी क्या होंगी, धनात्मक होंगी। सभी क्या होंगी, धनात्मक होंगी। लेकिन जितनी धाराएं संधि से दूर जाएंगी वो सभी धाराएं क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। इनके नियम में बताया गया है कि किरचॉफ ने अपना नियम दिया। किरचॉफ का नियम है कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है कि हम सबको ऐड करेंगे, लेकिन आप ये जानते रहिए कि जो धारा संधि की तरफ आएगी वो धारा धनात्मक होगा और जो धारा संधि से दूर जाएगा वो धारा ऋणात्मक होगा। यानी सीधे सीधे समझिए कि जैसे अगर हमारे पास कोई आ रहा है तो हमसे जुड़ रहा है ना, इसका मतलब वो क्या, हम मुझे प्लस कर रहा है, लेकिन जो हमसे जा रहा है, जैसे मान लीजिए हम कहीं से कोई लाके हमको 5 रुपया दे रहा है तो इसका मतलब हमारे पास 5 रुपये ऐड हो रहे हैं, और किसी ने हमसे 3 रुपया ले लिया तो हमारे 3 रुपये माइनस होंगे ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी धाराएं आएंगी वो सभी धनात्मक होंगी, जितनी धाराएं जाएंगी वो सभी ऋणात्मक होंगी। संधि का मतलब होता है जोड़। किसी भी संधि से जितनी धाराएं जाती हैं उनका साइन माइनस होता है यानी ऋणात्मक होता है, और जितनी धाराएं उसकी तरफ आती हैं उनका साइन क्या होता है, प्लस होता है यानी धनात्मक होता है। तो प्रथम नियम दिया गया है, प्रथम नियम है कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। अब इसको समझते हैं, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि संधि का नियम बताइए। संधि का नियम मतलब संधि का नियम पूछ सकता है, किरचॉफ का प्रथम नियम भी पूछ सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा, 2 नंबर के भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब समझते हैं कि प्रथम नियम तो क्लियर हो गया, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे मानेंगे, अगर इस क्वेश्चन में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये पूरा एक्सप्लेनेशन है,
अगर ये क्वेश्चन 5 से 7 नंबर में आता है तो जितनी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं सब के सब एग्जाम में छाप दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन 1 से 2 में आ रहा है तो जितने पॉइंट वो पूछ रहा है बस उतना ही बताइएगा, उससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हम मानेंगे। अब देखिए फिगर आपके सामने बनाया है, इसमें मानेंगे कैसे, मानेंगे कि कोई संधि P है और इस संधि पर I1 I2 I3 I1 I2 धारा आ रही है तथा संधि से I3 I4 I5 धारा जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी माना एक संधि P पर I1 I2 I3 I4 एंड I5 धाराएं जुड़ी हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मानेंगे कि माना एक संधि है जिस संधि P पर I1 I2, ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इसका प्रूफ किया जा रहा है। ठीक है, यानी प्रूफ किया जा रहा है, यहाँ पे हम इसका प्रमाण दे रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन में पूछा जाएगा तो वो नियम के साथ साथ आपको ये कंटेंट भी लिखना होगा कि माना एक संधि P है और P पर I1 I2 I3 धारा जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे रखेंगे कि धारा यानी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी से आपको पता है, धारा की चिन्ह जो चिन्ह परिपाटी होता है, चिन्ह परिपाटी से आपको पता है कि आने वाली धारा क्या होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक। और दूर जाने वाली धारा जो होगी, यहां पे देखिए जाने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। वो धारा क्या होगी, जाने वाली जो धारा होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। समझिए इसको, जो धारा यहां से जाएगी उसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब इस प्रकार से देखिए ध्यान से, अब अगर हम इस प्रकार से देखेंगे तो किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी इस प्रकार समेशन ऑफ I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। देखिए I1 और I2 का साइन प्लस लिखा गया है, क्यों, क्योंकि I1 और I2 का साइन इसलिए प्लस लिखा गया है क्योंकि ये दोनों धाराएं आ रही हैं। और उसके बाद माइनस, देखिए ध्यान से, एक लाइन में इसको लिखा जाए, I1 समेशन ऑफ I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5, ये धाराएं हैं। अब आप देखिए ध्यान से कि ये किरचॉफ का नियम कहता है कि संधि की तरफ आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब हो गया कि जो उसका साइन पॉजिटिव होगा तो हम पॉजिटिव रखेंगे। ज्योमेट्री से आपको पता है कि जितनी धाराएं, हम एक तरफ की अगर धारा प्लस होती है तो दूसरी तरफ की ऑटोमेटिक माइनस हो जाती है, यानी अगर इधर की धारा प्लस है तो इधर की धारा ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगी। तो बीजगणितीय योग में कहा गया है कि I1 I2 पॉजिटिव हैं क्योंकि आ रही हैं तो पॉजिटिव होंगी, लेकिन I3 I4 I5 क्या है, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जा रही हैं। तो इससे हम, और ये फिर किरचॉफ का नियम कहता है ये क्या होता है, ये 0 होता है, यानी ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन से हम देखेंगे तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। अब समझिए ध्यान से, ये कैसे हुआ, हमने क्या कर दिया, इन सबका साइन माइनस में था, हमने सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद इनका साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इससे एक चीज प्रूफ हो रही है, देखिए ध्यान से, आपको पता है कि ये इतनी धारा आ रही थी, कितनी, I1 और I2 धाराएं आ रही थी, I3 I4 I5 धाराएं जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी धाराएं आ रही हैं उतनी धाराएं जा रही हैं।
इससे ये प्रूफ हुआ कि जो आवेश आ रहा है वही आवेश जा रहा है। इसका मतलब आवेश का संरक्षण सिद्धांत भी हो सकता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ देगा कि किरचॉफ का पहला नियम या किरचॉफ के नियम में आवेश के संरक्षण को समझाइए, क्योंकि यही आवेश होते हैं जो आवेश Q बराबर, आपने पढ़ा होगा अगर, Q इक्वल टू होता है IT, यानी देखिए ध्यान से, I इक्वल टू आ जाएगा Q बाई T, यानी 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या बोलते हैं, उस परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा बोला जाता है। अगर T की वैल्यू 1 कर दिया जाए तो हम कहेंगे कि एकांक समय में किसी परिपथ में आवेश की प्रवाह को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। इसका मतलब यही आवेश ढो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है। ये क्या हो, कौन सा सिद्धांत है, यानी किरचॉफ का पहला नियम जो है वे आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कभी कभी ये भी कहा जा सकता है, क्वेश्चन पूछ देगा संधि का नियम बताइए 2 नंबर में, या पूछ देगा आवेश के संरक्षण को समझाइए, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन में 3 से 4 नंबर में 100% आने के चांसेस हैं, ठीक। अब इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस पे एक एग्जाम्पल है, ये 2017-2019 में पूछा गया एग्जाम्पल है। एक फिगर बनाया गया है, फिगर हम बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए फिगर बना हुआ है, इस फिगर को समझते हैं। इसमें बना है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, यहाँ पे पॉइंट R है। सबसे पहले देखिए ये 2 एम्पियर की, ये किरचॉफ के पहले नियम पर लिंकेड एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2017-2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 एम्पियर की धारा आ रही है, कहाँ, पॉइंट P पर, पॉइंट यानी संधि P पर 2 एम्पियर की धारा आ रही है। 1 एम्पियर की धारा 2 एम्पियर की जा रही है, फिर 2 एम्पियर की आ रही है, ठीक। फिर यहाँ पे पूछा है ये I1 यानी I1 धारा फ्लो हो रही है। तो दूसरी चीज, दूसरा आगे लिखा हुआ है कि यही I1 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। फिर आगे देखिए पॉइंट Q है, Q से 1 एम्पियर की धारा फ्लो हो रही है बाहर की तरफ, लेकिन यहाँ पे I2 धारा भी जा रही है। तीसरा पॉइंट है R पर 1.2 एम्पियर की धारा बाहर जा रही है, और ये I एम्पियर की धारा भी बाहर जा रही है, और 1 एम्पियर की धारा इस पे जुड़ रही है। अब इसको समझते हैं, इसका क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, I1 की वैल्यू निकालनी है। हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, I1 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है, अभी आपने पढ़ा है कि किसी भी संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा, यानी I1 I2 धारा आ रही थी तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 कर दिए थे। ऐसे ही संधि की तरफ कितनी धाराएं आ रही हैं, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ये दोनों धाराएं आ रही हैं, और ये धारा जा रही है, ये धारा जा रही है। इसकी वैल्यू तो हमको पता है, मगर इसकी वैल्यू हमको निकालनी है।
ध्यान से देखिए, जैसे आप समझिए ध्यान से, यहां पे आपको पता है इसकी वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, यानी 2 कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट P के लिए, P के लिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पॉइंट P के लिए 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर, दोनों धाराएं जा रही हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी। अब दोनों धाराएं बाहर हो रही हैं, ये दोनों धाराएं आ रही थी, ये दोनों धाराएं बाहर हो रही हैं, तो 1 एम्पियर की धारा तो जा रही है, मगर I1 एम्पियर की जो धारा है, I1 एम्पियर की धारा, ये हमको फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर इक्वल टू 1 प्लस I1। ठीक है, इसको समझिएगा, ये क्या है, I1 है। ठीक, जब ये I1 है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहां पे लिख देंगे हम सीधे I1 इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा 3 एम्पियर। I1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 एम्पियर। अब समझिए ध्यान से, हमने क्या कर दिया, रूल लगाया किरचॉफ का पहला नियम, ये दोनों धाराएं आ रही थी, इन दोनों को जोड़ के, ये दोनों धाराएं जा रही थी, बराबर करके इन दोनों को जोड़ दिया। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने पता कर लिया। अब दूसरा पॉइंट Q है, यहां पे लिखेंगे पॉइंट Q के लिए, किसके लिए, Q के लिए। अब देखिए ध्यान से, कौन सी धारा आ रही है, यहां से आपको पता है कितने एम्पियर की धारा आ रही है, 3 एम्पियर। अभी हमने पता किया 3 एम्पियर की धारा आ रही है। अब जा कितनी रही है, 1 एम्पियर की धारा जा रही है और I2 एम्पियर की धारा जा रही है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, आप जब इसको क्वेश्चन लगाइएगा तो यहां पे लिख दीजिएगा कि किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि की तरफ आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा। किरचॉफ के नियम ऐसे भी लिख सकते हो कि किसी संधि की तरफ आने वाली धारा, किरचॉफ ने अपना एक नियम दिया कि किसी भी संधि की तरफ आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा होती है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 होता है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री एम्पियर की धारा जा रही है। अब देखिए ध्यान से, 3 एम्पियर की धारा आ रही है पॉइंट P पर, तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, 3। और जा कितनी रही है, अब कोई और नहीं आ रही है, 1 एम्पियर की धारा जा रही थी, यानी इक्वल टू 1 प्लस I2। ठीक, अब क्या करेंगे, I2 की वैल्यू फाइंड कर रही है, तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1, सॉरी ये उधर जाएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपका आंसर आएगा कितना, 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड किया, कितना, 2 एम्पियर। ध्यान दीजिए, अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, I की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है यहां पे धारा कितनी आ रही है, 2 एम्पियर की आ रही है। जा कितनी रही है, यहां से 1 एम्पियर की और आ रही है, यहां से भी 1 एम्पियर की आ रही है, अभी हमने पता किया 2 एम्पियर की यहां से आ रही है। यहां पे लिखेंगे आगे क्या, पॉइंट R के लिए। ठीक है, जब पॉइंट R के लिए लिखेंगे तो संधि की तरफ आने वाली धारा, यानी संधि की तरफ कौन सी धारा आ रही है, 1 एम्पियर की धारा आ रही है, यानी 1 प्लस इधर से 2 एम्पियर की धारा आ रही है। अब ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा हमारे जाने वाली धारा 1.2 एम्पियर की धारा जा रही है, यानी 1.2 हो गया, और इसमें प्लस करेंगे कितना, इसमें प्लस करेंगे I। ठीक, अब देखिए ये 2, केवल 2 लिखिए, 2 हो गया, ये दोनों मिला के कितने हो गए, 3 हो गए, इक्वल टू 1.2 प्लस I। ठीक, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1.2, और इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 1.8, यानी I की वैल्यू हो जाएगी 1.8 एम्पियर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1.8 एम्पियर। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लीजिए। चलिए
चलिए समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम यानी इसका सेकेंड लॉ क्या है? द्वितीय नियम। ठीक है, सबसे पहले फिगर ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए और बी दे दीजिए। यहाँ पे E1 है, ठीक है, यहाँ पे E2 है, R1, R2 एंड R3। यहाँ से यहाँ से I1 धारा फ्लो कर रही है। आपको पता है यहाँ से I2 धारा फ्लो करेगी और ये दोनों धाराएं यहाँ पे आके I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से इसका फिगर क्लियर करके। यहाँ पे I2 धारा ही जाएगी अंदर और ये हो गया आपका I1 का एरिया। अब समझते हैं इसको, किरचॉफ का द्वितीय नियम है क्या? वो द्वितीय नियम कहीं कहीं बंद पास का नियम भी कहा जाता है इसको, कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को समझाइए या बंद पास का नियम। तो इसको समझते हैं, ये क्या है, फिगर दिख रहा होगा। देखिए इस फिगर का मेन थीम क्या होता है, यहाँ पे धारा इस तरह से फ्लो कर रही है, इसकी टर्निंग इस तरह से है और ये इस तरह से है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब है यहाँ से धारा निकल रही है, ये आपको पता है। यहाँ पे धारा का फ्लो सीधे सीधे ये है, यानी ये इसका डायरेक्शन है। ठीक, अब इसको समझते हैं। किरचॉफ ने द्वितीय नियम अपना दिया है। द्वितीय नियम उन्होंने बताया कि किसी भी कोई बंद पास हो। बंद पास का मतलब मान लीजिए कि जैसे हम घर में 2-3 बैटरी के सेल को ज्वाइन करते हैं किसी सर्किट में, तो क्या होता है कि किसी बंद पास के लिए, तो हमने देखा होगा कि जब 2-3 सर्किट ज्वाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक यानी जो पावर होती है उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी पावर बढ़ने का क्या मतलब होता है, मैं आपसे बता दूं। पहले ई के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इसको कहीं कहीं EMF लिख दिया जाता है। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब हो गया कि वैद्युत वाहक बल होता है। ये वैद्युत वाहक बल एक्चुअल में होता क्या है? वैद्युत वाहक बल का काम होता है कि किसी भी सर्किट में, यानी किसी भी सर्किट में और किसी भी सर्किट के अंदर और बाहर, किसी भी कोई बैटरी हो, सेल हो, किसी सेल के अंदर तथा सर्किट में जो आवेश होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? वैद्युत वाहक बल करता है। इसको कौन ढकेलेगा, यानी इस पर प्रेशर कौन लगाता है? जो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कहाँ? बैटरी यानी सेल के अंदर से लेके पूरे सर्किट में फ्लो करने में क्या कौन मदद करता है? ये वैद्युत वाहक बल मदद करता है। ठीक है, वैद्युत वाहक बल का मतलब क्लियर हो गया। वैद्युत वाहक बल का कार्य होता है किसी भी सर्किट में और सर्किट में और उसके साथ साथ सेल में, सेल और सर्किट में किसी भी इलेक्ट्रॉन को यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? वैद्युत वाहक बल करता है। द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम में कहा गया है कि किसी बंद पास के लिए, किसके लिए? किसी बंद पास के लिए, यानी एक बंद पास है, इस बंद पास में समस्त धाराओं तथा प्रतिरोधों का के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है? फिर से ध्यान से सुनिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? किरचॉफ ने द्वितीय नियम, ये बंद पास हो गया यानी पूरी तरह से बंधा हुआ है। ये सर्किट आपको कहाँ मिलेगा? जैसे किसी के घर में जब कोई प्रोग्राम पढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि जब एक जनरेटर से पूरा काम नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं? दूसरा जनरेटर ऑन करते हैं। तो दूसरा जब जनरेटर ऑन करते हैं तो उसका कनेक्शन भी उसी सर्किट में दे दिया जाता है। उससे क्या होती है? उसकी पावर बढ़ जाती है। ऐसे ही यहाँ पे 2 सेल रखे हुए हैं, एक सेल यहाँ पे है, एक सेल यहाँ पे है और पूरा का पूरा बंद पास है, यानी ये पूरी सर्किट में फ्लो कर रहा है। देखिए यहाँ से I1 I2 एम्पियर की धारा निकल रही थी, यहाँ से I1 एम्पियर की धारा निकल रही थी और दोनों धाराएं जाके जुड़ के I1 और I2 हो गई हैं। ठीक, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है
द्वितीय नियम, इसका मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई। इसको समझिए, इसका मतलब होता है समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू समेशन ऑफ ई, यानी किसी भी सर्किट, समेशन का मतलब होता है जोड़ होता है। समेशन एक ऐसी, ये एक ऐसा साइन है, ये आप लोगों ने, अगर आप लोग को पता होगा तो इसका मतलब ये होता है कि हम हर एक स्टेप को, जैसे अगर हम समेशन ऑफ x के पावर n लिख दिए तो इसका मतलब हो गया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, xn तक। इसका मतलब ये हुआ, समेशन का मतलब मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x1 का साइन प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, x2 का साइन प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, लेकिन x1 का साइन अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ये किसको डिफाइन करता है, समेशन, यानी सभी को जोड़ा जाता है और उसका जो साइन होता है वही लिखा जाता है, ठीक है। तो द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पास में, किसी बंद पास के लिए, इसको कहीं कहीं ये पूछ दिया जाता है बंद पास का नियम बताइए, ठीक है। बंद पास का नियम कहता है किसी भी बंद पास के लिए उस सर्किट में बहने वाली समस्त धाराओं तथा सर्किट के समस्त प्रतिरोधों का, सॉरी एक सेकंड सुनिए, इसमें कहा गया है कि किसी भी सर्किट में बहने वाली समस्त धारा तथा उसके प्रतिरोधों का के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस सर्किट के कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी अगर यहाँ पे ये चीज हो जाएगा तो ये इसको फ्लो करेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम इसका, यानी I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2, ठीक है। यहाँ माइनस का साइन रहेगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, आज के टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।